सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर को, क्लास 6 के सेकंड चैप्टर को, जो कि है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। तो हमने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था कि पृथ्वी गोल नहीं है, ग्लोब है, जियोड है। इसके आकार उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी सी है और बाकी राउंड में थोड़ी उभरी हुई सी है, तो उसे ग्लोब कह रहे हैं, मतलब जियोड आकार का या गोलाव आकार का कहते हैं। तो वही बात यहाँ कही गई है। ग्लोब विभिन्न आकार का एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाया जा सकता, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है। ग्लोब स्थिर नहीं होते, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घुमाया जाता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। तो मतलब यहाँ मॉडल ग्लोब की बात की गई है, जो कुछ मॉडल होते हैं जिसे हम पैकेट में भी रख सकते हैं, और कुछ इतने बड़े होते हैं जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकता, वो फिक्स होते हैं और ये स्थिर नहीं होते। मतलब कि दोनों अक्षांशों पर, जैसा चित्र में दिखाया गया है कि दोनों अक्ष ध्रुवों पर ये घूमते रहते हैं, और ग्लोब पर महासागरों, देशों और कई सारे देशों और महासागरों को दर्शाया जाता है, उन्हें गोल घुमाया जा सकता है। यही कहने का मतलब है कि स्थिर नहीं रहते हैं। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ में आवश्यकता होती है। मतलब पृथ्वी बहुत ही बड़ा है। इतने बड़े गोले पर किसी एक छोटे से स्थान के बारे में बताने की जरूरत हो तो उसे हम नहीं बता सकते, मतलब एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बताया जा सकता। उसके लिए हमें कुछ बिंदुओं, रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ अक्षांश और देशांतर की बात हो रही है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं की मदद से हम पृथ्वी के किसी स्थान को एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थिर होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब अक्ष कहा जाता है, मतलब ये जो यहाँ अक्ष दर्शाया गया, आप देख सकते हैं अक्ष, इसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। ग्लोब को एक सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रखें कि इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। एक काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। मतलब यहाँ कहा गया है कि पृथ्वी पर ये जो हम लोग दो अक्ष देखते हैं, अक्षांश से देशांतर पढ़ते हैं, ये सारे वास्तविक में नहीं है, ये सारे इमेजिनरी है, जो हम पढ़ने के लिए आसानी होती है। वही चीज कहा गया है यहाँ। इसे विषुवत रेखा कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध में तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। मतलब पृथ्वी का ये जो आप लोग चित्र देख रहे हैं, ये पृथ्वी का जो, जैसे ये, एक सेकंड,
जैसे ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी का जो ये यहाँ बीच से होकर विषुवत वृत्त गुजरती है, ये विषुवत वृत्त होती है। तो इनका इसका जो इधर का पार्ट होता है, ये आधा भाग होता है दक्षिणी गोलार्ध, और ये जो आधा पार्ट होता है ये होता है उत्तरी गोलार्ध। और यहाँ से जो हम लोग एज अ मॉडल ग्लोब में देखते हैं, ये होते हैं इसका अक्ष, इसे अक्ष कहते हैं। okay. ये दोनों बराबर आधे भाग में होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों को स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश समांतर रेखा कहा जाता है और देशांतर और अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। जैसा कि हम इस चित्र में देख रहे हैं, चित्र 2.2 अक्षांश, इसमें एक ये बीच से जो ये गुजरी हुई डॉटेड लाइन है, जैसे ये यहाँ देखते हैं, ये ग्लोब है, मतलब पृथ्वी है, और यहाँ से जो गई है ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा। और यहाँ से ऐसे अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं जो कि ध्रुवों पर जाते हुए इनकी लंबाई में कमी आती है, तथा ये जो विषुवत रेखाएं ये दो भागों में बांटती है। इधर दक्षिण होती है, नॉर्थ, और मतलब साउथ, और ये नॉर्थ साइड होता है। ये दोनों दो बराबर भागों में बांटी हुई होती है, और ये जो लाइनिंग होती है ये अक्षांश रेखा होती है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है, जो कि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का एक चौड़ाई है। अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1.4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाती है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाती है। ये जो ये है उत्तरी ध्रुव, और ये हुआ आपका दक्षिणी ध्रुव। ये है हमारा उत्तरी ध्रुव, और ये जो है हमारा दक्षिणी ध्रुव। ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री को दर्शाती है, जबकि ये जो विषुवत रेखा है ये 0 डिग्री पर होती है। यही चीज कहा गया है। ओके, इस प्रकार विषुवत वृत्त की उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिणी स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। मतलब वृत्त की इधर साइड उत्तर ध्रुव के जो जाने वाली जो उत्तरी अक्षांश है उन्हें उत्तरी अक्षांश कहते हैं, और विषुवत वृत्त के नीचे दक्षिण की ओर जाने वाली अक्षांशों को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उ या द अक्षर से व्यक्त किया जाता है। मतलब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 80 डिग्री उ, 40 डिग्री उ, 60 डिग्री उ, लेकिन इसके विषुवत रेखा का नीचे देखिएगा 20 डिग्री द, तो यह दक्षिणी अक्षांश रेखाओं को दर्शा रहा है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिज़ोंटल दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर वृत्त के 20 अक्ष उत्तर में एवं बेलो होरिज़ोंटल वृत्त के
20 अक्ष दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा बेलो होरिजोटो 20 डिग्री दक्षिण स्थान पर स्थित है। चित्र 2.2 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं, अक्षांशों का आकार घटता जाता है। जैसे ये हमारा वृत्त, तो ये है हमारा विषुवत रेखा, और ये है 20 डिग्री उत्तर, और ये है 20 डिग्री दक्षिण। ये अक्षांश है, मतलब उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिणी स्थान अक्षांश। तो इसमें कहा गया है कि महाराष्ट्र में स्थित चंद्रपुर और 20 डिग्री अक्ष पर 20 डिग्री उत्तरी अक्ष पर यहाँ जो है इस स्थान पर है महाराष्ट्र का चंद्रपुर, तथा इस स्थान पर है होरिजोटो। मतलब कि ये 20 डिग्री अक्ष पर ही ये उत्तर में है और ये 20 डिग्री अक्ष पर ही ये दक्षिण में है। इसी चीज को यहाँ पर बताया गया है। जैसे इस चित्र 2.2 में भी देख सकते हैं, उस मकर रेखा और कर्क रेखा 23.5 डिग्री, ये 20 डिग्री उत्तर रेखा है और उत्तरी अक्षांश है, और ये 20 डिग्री दक्षिणी स्थान पे है, अक्षांश पे है। तो इस स्थान पे जो है ये चंद्रपुर है और इस स्थान पर बेलो होरिजोटो है। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं, अक्षांशों का आकार घटता जाता है। तो उसी को चीज को कहा गया कि वे विषुवत रेखा है। ये विषुवत रेखा है और इसके इधर जाएंगे और इधर जाएंगे, तो इधर जाएंगे तो ध्रुवों की ओर जाते हुए उसकी जो मतलब लंबाई है, ऐसी वाली लंबाई ये घटती जाएगी, और इधर जाएंगे तो ऐसी वाली जो लंबाई है ये घटती जाएगी। लेकिन इनके बीच की जो दूरी है, मतलब ये एक रेख और ये एक अक्षांश है, तो इनकी ये जो बीच की दूरी है ये समान रहती है, लेकिन ये जो लंबाई है ऐसे घटती जाती है। उसी चीज को कहा गया है। ओके, महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं। विषुवत वृत्त 0 डिग्री, उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण समांतर रेखाएं हैं, और रेखाएं और भी हैं, ये हैं। तो चलिए देखते हैं 4 अन्य कौन सी रेखाएं हैं। नंबर 1, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर। नंबर 2, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण। नंबर 3, विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त तथा चौथा विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त है। तो मतलब ये है वृत्त, ये है विषुवत वृत्त, ये है विषुवत वृत्त, और यहाँ जो है ये है कर्क रेखा, और ये जो है ये है मकर रेखा। ये 23/2 हाफ, और ये भी 23/2 ये है, और ध्रुवों पर ये 66/2, ये भी 66/2। ये मकर रेखा है, मकर रेखा है, ये मतलब ये मकर रेखा है, ये कर्क रेखा है। दूसरा ये उत्तरी गोलार्ध में, ये दक्षिणी गोलार्ध में है, और तीसरा ये उत्तरी ध्रुव पर विषुवत वृत्त है, और ये दक्षिणी ध्रुव पर विषुवत वृत्त है। तो इन्हीं 4 रेखाओं के बारे में कहा गया है। कि अन्य अक्षांश रेखाओं के अलावा ये 4 इम्पॉर्टेंट रेखाएं हैं, इनके बारे में जानना ज़रूरी होता है। कहीं भी क्वेश्चन इन 4 रेखाओं से आ जाता है। ये दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो यहाँ चित्र 2.4 में देखेंगे कि
सीधी सतह पर टॉर्च, मतलब ये बताने की कोशिश की गई है कि जैसे ये टॉर्च है, इसे सूर्य मान लिए और ये जो लकड़ी का तख्ता या वटेवर जो भी हो, ये इसे पृथ्वी मान लिए। तो ये अगर सीधा रहेगा तो यहाँ से जो टॉर्च आ रही है इसके कुछ क्षेत्रफल पर बहुत ज़्यादा रोशनी पड़ेगी। लेकिन इसी चीज़ को अगर हम ऐसे कर देते हैं और फिर यहाँ से रेखा आ रही है तो ये अधिक क्षेत्र में जा रही है और सबकी जो ताप है, इसका ताप कम हो जाएगा, जबकि एक ही स्थान पर इसका सारा ताप पड़ेगा, जबकि इसके ताप पूरा फैल जाएगा। तो वही चीज हमारी पृथ्वी भी ऐसी 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। तो उसी के बारे में यहाँ समझाने की कोशिश की गई है बच्चों को। पृथ्वी के ताप कटिबंध। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक सेकेंड पृथ्वी के ताप कटिबंध कर्क रेखा एवं मकर अक्षांश के बीच कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। तो ये वाले ये यहाँ चित्र पॉइंट 2.3 देखिए, चित्र में इसे समझाया गया है। ये रहा वृत्त, विषुवत रेखा। ये वाला जो रीजन है ये उष्ण कटिबंधीय होता है, कर्क रेखा विषुवत रेखा के बीच, और ये जो है मकर रेखा और विषुवत रेखा के बीच दक्षिणी उष्ण कटिबंधीय होता है। और ये जो ध्रुव क्या बोलते हैं उसको 16.5 डिग्री पे दक्षिण ध्रुव वृत्त होती है, दक्षिणी ध्रुव, ये शीत कटिबंधीय में आती है। और ये जो होती है ये शीतोष्ण कटिबंध में आती है। ये भी शीतोष्ण में, मतलब ये उष्ण कटिबंध में, ये दोनों उष्ण कटिबंध में, और ये जो होती है शीतोष्ण में आती है, और ये जो होती है शीत में ऋतु में। इस वाले एरिया पर ज़्यादा गर्मी होता है क्योंकि इसमें सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, और विषुवत वृत्त पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। और जैसे जैसे हम इनके ध्रुवों के बीच जाते जाएंगे इनमें तापमान की कमी आ जाएगी। क्लियर कर लेते हैं। तो ये जो वृत्त है ये विषुवत वृत्त है, कर्क रेखा मकर रेखा। ओके, तो इस रेखा के हम लोग इधर जाते जाएंगे तो तापमान में कमी आती जाएगी, इस दोनों तरफ जाएंगे तो तापमान में कमी आती जाएगी। और ये जो रीजन है इतना दूर, ये हमेशा मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं, ये सबसे ज़्यादा विषुवत रेखा के जो एरिया होती है 5 डिग्री का जो एरिया होता है ये सबसे ज़्यादा गर्म होता है पृथ्वी पर, और इसके इधर जाते जाते तापमान कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ मान लेते हैं सूरज है, तो यहाँ से जो किरणें आएंगी हमारी, एक सेकेंड, ये ऐसे झुकी हुई है,
हमारी जो सूर्य की किरणें आएगी वो ऐसे आती है। तो यहाँ पे ये देखिए, सूर्य की किरणें यहाँ पर आने में मतलब इसके सूर्य की किरणें कम आ रही है, और ये जो सीधे पड़ रही है ये सीधे ग्रुप पर पड़ती है। इसमें इस कारण यहाँ पर कम मतलब सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और इस इधर जाने पर इसकी उष्मा ताप बढ़ती जाती है। पृथ्वी रोटेट करते हुए ऐसे रोटेट करते हुए जाती है। तो जब ये इधर साइड आती है तो जब ये इधर साइड आती है तो ये ऐसे झुक जाती है। तो इस बारी यहाँ ज़्यादा धूप आ रही है, इसमें देखिए यहाँ एकदम धूप नहीं आ रही है। तो ध्रुवों पर मतलब बहुत कम सूर्य की रोशनी पड़ती है, और ये बहुत ज़्यादा शीतल होते हैं, जिसके कारण इसे शीत कटिबंध कहते हैं। जबकि ध्रुवों से जो थोड़े कम मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय मकर रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा के ऊपर वाली जो रीजन होती है वो शीतोष्ण कटिबंधीय होती है। वहाँ मतलब गर्मी भी होता है और ठंडा भी होता है, मतलब मॉडरेट रीजन होता है। और वृत्त पर, विषुवत वृत्त पर सबसे ज़्यादा उष्मा होती है। वही चीज़ यहाँ बताया गया है। ओके, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच क्षेत्र में ठंड बहुत अधिक होती है, क्योंकि यह सूर्य की क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं जा पाता, इसलिए ये शीत कटिबंध कहा जाता है। तो यही चीज कहा गया है कि ये जो ध्रुव है इन पर सूर्य का प्रकाश ऐसे जाता है, तो इन पर सूर्य का प्रकाश नहीं जा पाती, इसलिए इसे शीत कटिबंध कहते हैं। ओके, तो आगे देखते हैं। देशांतर क्या है? किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए किसी स्थान के स्थिति को बताने के लिए स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इस संदर्भ रेखाओं को देशांतर यामोत्तर कहते हैं। मतलब यहाँ देशांतर रेखाओं की बात की गई है कि किसी भी स्थान को ऐसे अक्षांश की सहायता से जानना उतना आसान नहीं है। जैसे यहाँ प्रशांत महासागर में स्थित 20 डिग्री पे, ये 20 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री है कर्क रेखा, इसे मान लेते हैं 20 डिग्री है। तो यहाँ पर महासागर में मॉरिशस द्वीप और टोंगा द्वीप दोनों है। तो अगर ये देशांतर रेखाएं होंगी ऐसे, तो इसे जानना एग्जैक्ट पोजीशन लोकेशन जानना आसानी होगा, केवल अक्षांश की मदद से बताना उतना आसान नहीं है। तो आइए देशांतर रेखाओं के बारे में जानते हैं। कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी देशांतर के अक्षांशों, एक सेकंड, तथा उनके बीच की दूरी देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य होती जाती है, जहाँ सभी देशांतर यामोत्तर आपस में मिलते दिखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ एक सेकेंड, तो यहाँ हम लोग देशांतर में क्या देख रहे थे, ये वृत्त है। देशांतर में देख रहे थे कि इसकी लंबाई ऐसे घटती जाती है, जबकि इनके बीच की
दूरी है ये सेम रहती है। मतलब अक्षांश में देख रहे थे, जबकि देशांतर में क्या होता है, ये 0 डिग्री यामोत्तर है, ये 0 डिग्री, ये यही मेन देशांतर रेखा है। इसके बाद हम लोग ऐसे जाएंगे तो ये ध्रुवों की ओर जाएंगे, तो इनकी लंबाई तो ये लंबाई तो सेम रहेगी, लेकिन इनके बीच की जो दूरी है, ये देखिए, ये यहाँ इतना था, फिर इतना, यहाँ ये घटती जाती है। जबकि अक्षांश में क्या था कि ये लंबाई घटती जाती है, तब इसके बीच की दूरी घटती, मतलब समान रहती है। और देशांतर में ये लंबाई समान रहता है और इनके बीच की दूरी घटती जाती है। तो यही चीज़, ये मेन, मतलब कि ये बहुत इम्पोर्टेंट डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है जो पता रहना चाहिए। सो अक्षांश यानी समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामोत्तर की लंबाई समान होती है। इसलिए इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चित किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राज की ये वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि मतलब अक्षांश से, सिर्फ अक्षांश रेखाओं से समय का निर्धारण करना या किसी स्थान की जगह का एग्जैक्ट लोकेशन बताना मुश्किल हो रहा था, जिसकी वजह से कई देशों ने मिलकर इंग्लैंड में जो ग्रीनविच है, जहाँ एक राजकीय वेधशाला स्थित है, वहाँ से 0 डिग्री यामोत्तर देशांतर रेखाएं खींचा गया, जिसे प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। ये देखिए, इसी एरिया में ग्रीनविच, इंग्लैंड का ग्रीनविच शहर है, जिसको 0 डिग्री यामोत्तर मानकर यहाँ से समय निर्धारित किया। और यहाँ जो पृथ्वी का इस ओर है, ये 180 डिग्री, इसे 180 डिग्री, और इस ओर जो है इधर 180 डिग्री। यहाँ से समय आगे की ओर बढ़ता है एवं इधर समय माइनस की ओर जाता है। मतलब क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है, ऐसे ऐसे घूमती है। तो ये जो 0 डिग्री है, और यहाँ से जो समय जाएगा वो प्लस में जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों, पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पू तथा पश्चिम के लिए अक्षर प का उपयोग किया जाता है। जैसे इस ड्राइंग में देखिए, इसमें ये वाले जो, एक सेकेंड, ये वाले 30 डिग्री ये पूरब की ओर दिखा रहा है, और ये है ये पश्चिम की ओर दिखा रहा है 60 डिग्री। ये ऊ जो है ये उत्तर की ओर, और ये द जो है ये दक्षिण की ओर दिखा रहा है। तो इन सब की सहायता से हम पृथ्वी पर किसी भी स्थान के लोकेशन को आसानी से बता सकते हैं। वही चीज समझाया जा रहा है। ओके, अब ग्लोब पर अक्षांश समांतर रेखाओं एवं देशांतर यामोत्तर द्वारा बनी ग्रिड को देखें। अब आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी
हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए एक से आसानी से लगा सकते हैं। ये जो जाल बने होते हैं, ये विषुवत रेखा, यहाँ से अक्षांश रेखा 23 डिग्री, फिर यहाँ से अक्षांश रेखा, और ये 0 डिग्री यामोत्तर। अब यहाँ से देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं, यहाँ से ऐसे। तो इनके बीच में ये जो बॉक्सेस दिख रही हैं, ये जो बॉक्स है, इसको क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं ग्रिड। इसको ग्रिड कहते हैं। और इसकी सहायता से हम किसी स्थान के किसी भी स्थान के लोकेशन को बहुत अच्छी तरह से बता सकते हैं। जबकि केवल ये अक्षांश ऐसे रहती तो इसकी हम उतनी अच्छी तरीके से लोकेशन एक्सप्लेन नहीं कर पाते, लेकिन ये ऐसे भी है। तो अब ये बॉक्स बन गई। इस एरिया में जो जगह है उसके बारे में हम काफ़ी अच्छी तरीके से बता सकते हैं। तो आइए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी, असम यानी हम एक सेकंड इसको रिमूव कर, ये हमारा हुआ ग्लोब, विस्तृत रेखा। असम में ये हमारा हुआ इंडिया। इंडिया उष्णकटिबंधीय एकदम कर्क रेखा इंडिया से एकदम बराबर रेखा पे होके गुजरती है। सॉरी, यहाँ मैप थोड़ा अच्छा नहीं बना है। तो ये देखते हैं। हाँ, ये देखिए कर्क रेखा जो है, जो इंडिया को बीचों बीच काटती है। तो इसका जो दक्षिणी पार्ट है वो उष्णकटिबंधीय में होता है, ये उष्णकटिबंधीय में होता है, तथा जो इसका जो उत्तरी पार्ट है वो शीतोष्ण कटिबंधीय होता है, शीतोष्ण में होता है। तो यहाँ हमारा असम, कलर चेंज कर दे, ये हो गया हमारा असम। असम में धुबरी उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। तो यहाँ से जो ये उत्तरी अक्षांश है और यहाँ से जो देशांतर गई है ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री देशांतर पर स्थित है। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ केवल ऐसे कर्क रेखा पर देखा है तो उतने आसानी से लोकेशन नहीं पता चलेगा, लेकिन देशांतर रेखा 90 डिग्री और कर्क रेखा 26 डिग्री, यहाँ 23 है, ये यहाँ कहीं रीजन में होगा, ये 23 डिग्री का होता है। इसके जस्ट थोड़े से ऊपर में यहाँ असम है और यहाँ 90 डिग्री में है। तो किसी भी स्थान की लोकेशन हम लोग कितने आसानी से हमने पता कर लिया। तो ऐसे ही अक्षांश और देशांतर की मदद से किसी स्थान की लोकेशन को जाना जाता है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। ये बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगी। मतलब यहाँ से देशांतर काट रही थी और यहाँ से 26 डिग्री अक्षांश और यहाँ से देशांतर, और ये जो एरिया है 90 डिग्री और ये 26 डिग्री। तो अब इसका लोकेशन बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हैं। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। मतलब ये जस्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट को समझाने के लिए बताया जा रहा है, जो हमने समझा अभी उसी चीज़ को यहाँ समझाया जा रहा है। इसके समझने के लिए कागज पर एक समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1 2 3 4 तथा क्षैतिज रेखाएं और ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं, मतलब ग्राफ लाइक ग्राफ बताया जा रहा है। यहाँ पे रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, ये यहाँ काटेंगी,
यहाँ काटेंगे ऐसे, एक दूसरे को काटती है, तो ये देशांतर, ये अक्षांश, ऐसे यही एग्जाम्पल के तौर पर समझाया गया है। ये वहाँ कुछ छोटे वृत्त खींचिए। इन छोटे वृत्तों को अब अ, ब, स, द, मतलब ये स्टूडेंट को समझाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो हमने ऊपर देखा उसी चीज़ को समझाया गया है। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतरों एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी देशांतरों को व्यक्त करती है। मतलब ऊर्ध्वाधर जो वर्टिकल लाइन है, जो वर्टिकल लाइन है वो देशांतर को दिखाती है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो अक्षांश को दिखाती है वही। अब इस मैप को देखिए, ये मैप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मैप चलिए यहाँ पर बता देते हैं। ये मैप बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से जो ये जा रही है, यही है 0 डिग्री यामोत्तर, 0 डिग्री यामोत्तर। और इसके यहाँ छोटे छोटे ब्लॉक्स में देखेंगे, मे भी दिखाई नहीं दे रहा होगा। यहाँ से जो है ये समय प्लस में जा रहा है, ये प्लस में है, और यहाँ से जो है ये माइनस में है। मतलब ये पृथ्वी को ही एक ऐसे पृथ्वी को ये ऐसे खोल दिया गया है, ऐसा पेपर खोल दिया गया है। तो यहाँ से ये जो है इधर प्लस में टाइम जाएगा, और इधर से ये जो है ये माइनस में टाइम जाएगा। तो 1 2 3 4 लिख देते हैं ऐसे शो करने के लिए। और ये 0 डिग्री है, तो इसके इधर हम लोग जाएंगे तो इधर प्लस में मतलब प्लस में जाएगा टाइम, क्योंकि पृथ्वी जो है जो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, और ये जो है इससे हमेशा ये पीछे रहेगा। अगर हम इधर से घूमेंगे तो टाइम पीछे में जाएगा। और यहाँ एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा दिखाई दे रही होंगी, इसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। और ये सारी रेखाएं देखिए सीधी गई हैं, ये सारी देशांतर रेखाएं। लेकिन यही जो एक सिंपल ये रेखाएं हैं, ये 15 बार मोड़ी गई हैं। ये अलग, यहाँ पर अलग अलग देश हैं। इन देशों के अनुसार इनके समय का निर्धारण करने के लिए यहाँ पर 15 बार इनमें मोड़ आ गया है। तो यही एक अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं हैं जिनमें 15 बार मोड़ है। बाकी सारी रेखाएं जो है वो एकदम सीधी गई हैं। तो आप इसे देखकर आसानी से समझ सकते हैं। आप अपने एनसीईआरटी बुक को खोलिएगा, उसमें बहुत क्या बोलते हैं, मैप से बहुत जानकारी मिलेगी। यहाँ अलग अलग देशों को दर्शाया गया है। ये हमारा इंडिया, यहाँ इंडिया को भी दर्शाया गया है। तो इसे आप अपनी बुक में अच्छी तरह से देखिएगा। बाकी ये कुछ और नहीं, पृथ्वी को ही ये जो 180 डिग्री इधर होता है, ये 180 डिग्री इधर होता है, इसे खोल दिया गया है समझाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे कि वृत्त अ ख उत्तरी अक्षांश तथा 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अन्य वृत्तों की स्थिति ज्ञात करें। मतलब ये चीज बताया गया है। अ ख जो है वो 1 डिग्री पर है, जो ब और घ है वो भी 1 डिग्री पर है, और ये जो ब और ग है वो 3 डिग्री पर है, और द जो है वो 3 डिग्री, द और ड 3 डिग्री पे। मतलब ऐसा ही ये अक्षांश रेखा है और ये देशांतर रेखा है। तो ये पृथ्वी पर भी ऐसे हम लोग लोकेशन दिखा सकते हैं, जैसे अ और ख को दिखाया गया, ऐसा जैसे हम लोग ग्राफ बनाते हैं उसी वैसा ही है ऑलमोस्ट। देशांतर और समय को मापने का सबसे अच्छा साधन
पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है। अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय का निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्य उदय के साथ सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। तो हमने पहले के आदमी को देखा, आदमियों लोग को मतलब कि पहले लोग क्या करते थे कि दोपहर में आप देखिए कि एकदम यहाँ दोपहर में एकदम सिर पर सूर्य होता है, सूर्य सिर पर होता है, और सूर्य अस्त के टाइम तो सूर्य मतलब जो सिर पर एकदम होता है तो हमारा परछाई यहाँ शैडो ना के बराबर बनता है। लेकिन सूर्य अस्त के टाइम और सूर्य उदय के टाइम और सूर्य अस्त के टाइम हमारा परछाई सबसे ज्यादा दिखता है। और ये सिर पर होता है जब 12 बजता है, तो लोग सिर एकदम सबसे ज्यादा धूप होने पर और सूर्य के एकदम सिर पर आ जाने पर लोग समझ जाते थे कि दोपहर का 12 बज चुका है। तो इस तरीके से समय का निर्धारण होता था पहले, और सूर्य की गति एवं चंद्रमा की गति द्वारा समय का निर्धारण किया जाता है। जैसे हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो सूर्य की गति पर निर्भर करता है। एवं जो हमारा हिंदू धर्म की है जो क्या बोलते हैं उसे, विक्रम संवत जो है वो चंद्रमा की गति पर निर्धारित करते हैं। तो इन दोनों की सहायता से हम लोग टाइम और दिन प्रतिदिन का अनुमान लगा सकते हैं, तारीख का भी अनुमान लगा सकते हैं। ओके, लेट्स प्रोसीड। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंची बिंदु पर होगा, उस यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। मतलब यही कहा गया कि सबसे जिस स्थान पर आकाश की सबसे ऊंची बिंदु होगी, दोपहर का 12 बजे होता है ये चीज। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा। मतलब यही जो ग्रीनविच लाइन था, यही जो पैराग्राफ, यही एक सेकेंड, यही मैप के बारे में बताया गया है कि ये ग्रीनविच है और इनका जो इधर का जो है वो प्लस में होगा और इधर का जो होगा वो माइनस में होगा। यही कहा जा रहा है इसमें। समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उसका समय पीछे होगा। समय के इस अंतर की इस गणना निम्नलिखित विधि से की जाती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर 360 ऐसे जो घूर्णन करती हुई जाती है, ये 360 डिग्री में घूम जाती है। तो एक दिन मतलब 24 घंटे होता है, एक दिन और रात होता है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 गुना 4 तो 60 मिनट अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। यदि ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच से 1 घंटे पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। मतलब ये ग्रीनविच है, इसके 15 डिग्री आगे ये जो समय है, ये मान लीजिए यहाँ 12 बजा है, तो ये जो 15 डिग्री आगे है, अच्छे से समझाते हैं एक सेकंड। ये हमारा ग्रीनविच लाइन है, इसके 15 डिग्री यहाँ मान लेते हैं कि 12 बज रहा है, यहाँ मान लेते हैं 12 बज रहा है। तो यहाँ पर 15 डिग्री आगे की ओर
यहाँ बजेगा 1, और यही 15 डिग्री पीछे यहाँ बजेगा 11। एक इन 15 डिग्री में 1 घंटा का अंतर होता है। इधर से क्योंकि सूर्य पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है, तो इधर से जाएंगे तो 1 घंटा आगे होगा प्रत्येक 15 डिग्री पर, और अगर इधर जाएंगे तो प्रत्येक 15 डिग्री पर 1 घंटा माइनस होता जाएगा। ओके। भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है, दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि यदि दिए गए देशांतर के यामोत्तर पर सभी स्थानों के स्थानीय समय समान है, मतलब कि वही कहा गया है कि सुबह के 12 बजे, दोपहर के 12 बजे जब सूर्य ठीक सिर पर होता है तो दोपहर के 12 बजते हैं, वही चीज़ कहा गया है। हम मानक समय क्यों मानते हैं? अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर। अलग अलग स्थानीय समय में अंतर के लिए मानक समय मानते हैं। जैसे ये चित्र पॉइंट ये दिख रहे हैं, ये हमारा जो इंडिया का मानक समय है वो है 18 डिग्री ये पूर्व। ये है हमारा इंडिया का मानक समय। तो ये MCQ में आ सकता है, इंडिया में का मानक समय क्या है। और ये जो ये 68 है और इधर 69 है। यह मानक समय के इधर साइड 30 डिग्री, मतलब इसके बीच 30 डिग्री का डिफरेंस है। ओके। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारिका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का स्थान होता है। मतलब ये रहा असम का डिब्रूगढ़ यहाँ है, और यहाँ है गुजरात का द्वारिका। यहाँ से यहाँ जाने में 1 घंटा 45 मिनट का समय लगता है। ओके। स्थानीय समय में लगभग यहाँ, इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर, तो यहाँ से ये जो पूरा देश का है तो इसके जो सबसे बीच से है इसी को मानक समय माना गया है, जो कि 82 डिग्री पर है। ओके। इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82 डिग्री पूर्व यामोत्तर 30 डिग्री पूर्व को मानक यामोत्तर माना गया, मतलब इसके बीच की जो दूरी है वो 30 डिग्री है, उसी को बोला गया है यामोत्तर माना गया है। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। कबीर भोपाल के, मतलब ये एग्जाम्पल दिया जा रहा है अभी, उदाहरण देकर बच्चों को समझाया जा रहा है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वो लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, अर्थात भारत के समयानुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? तो भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में अंतर है, यहाँ देखिए दोपहर में स्टार्ट हो रहा है, यानी भारत में 7:30 बजे शुरू होगा, यानी कि दोनों के बीच का समय 5.5 घंटा का समय का अंतर है। भारत ग्रीनविच के पूर्व 82 डिग्री पूर्व में स्थित है तथा, मतलब 82 डिग्री पर पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, तो वही 5.5 डिग्री का 5.5 घंटा का डिफरेंस है, वही कहा गया।
इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत के समय 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण यहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11, मतलब रूस बहुत ही लंबा मतलब बड़ा देश है, उसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, तो यहाँ 11 यामोत्तर समय के निर्धारण के लिए 11 मानक समय माना गया है। और और दुनिया में सबसे ज़्यादा यामोत्तर समय है तो वो है फ्रांस का। फ्रांस में 15 यामोत्तर मानक समय है। फ्रांस में 15 मानक समय है, तो ये भी MCQ के लिए इम्पोर्टेंट है। और रूस में 11 है। ओके, इस प्रकार के प्रत्येक समय क्षेत्र में 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्रफल में घेरता है। मतलब कि हर 15 डिग्री पर जाएंगे तो 1 घंटा मतलब बढ़ जाएगा। अगर पश्चिमी में जाएंगे तो 1 घंटा बढ़ जाएगा, अगर इधर चलेंगे पूरब में जाएंगे तो पश्चिम में जाएंगे तो 1 घंटा घट जाएगा, और पूरब में जाएंगे तो 1 घंटा बढ़ जाएगा। लेकिन भारत में एक ही यामोत्तर है, तो भारत में एक ही 82.5 डिग्री से मापा जाता है, जबकि रूस में 11 है, तो हर यामोत्तर के बीच 15 घंटा बढ़ जाता है। आइए अब चैप्टर समाप्त होता, क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। पृथ्वी का सही आकार क्या है? तो सही आकार मतलब गोलाव है, जियोड है। ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी को दर्शाने का एक मॉडल रूप है। आप ऊपर से लिख के लॉन्ग आंसर बना सकते हैं। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? 23.5 डिग्री है। पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं? उष्ण कटिबंध, 3 ताप कटिबंध, उष्ण कटिबंध या शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। ओके, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या है? अक्षांश एवं देशांतर ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं हैं ग्लोब पर खींची हुई, जो कि किसी समय की एवं स्थिति का निर्धारण करती हैं। ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं? ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध प्राप्त करते क्योंकि ये यहाँ पर सूर्य का जो ताप होता है वो सबसे अधिक आता है। ये वाला रीजन, यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी होता है। सबसे ज़्यादा गर्मी तो विषुवत रेखा पर होगा, लेकिन इस एरिया में सबसे ज़्यादा सूर्य का ताप आता है, इसलिए यहाँ गर्मी होता है। जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? तो वहाँ पर 5:30 डिग्री का 5.5 घंटे का अंतराल है, जिसके कारण होता है, जैसे हम लोग ऊपर में पढ़ चुके हैं। ओके, प्रमुख यामोत्तर का मान क्या है? तो 0 डिग्री। शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है? ध्रुवों के बीच। क नंबर। देशांतरों की कुल संख्या 360। क नंबर। दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है दक्षिणी गोलार्ध पर। ख नंबर। ग्रिड किसका जाल है? अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं पर। अक्षांश और देशांतर, ये वाला जो रीजन है ये ग्रिड होता है। मकर रेखा ब्लैंक पर स्थित है। मकर रेखा 23.5 डिग्री पर स्थित है। भारत का मानक यामोत्तर 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री। 0 डिग्री यामोत्तर के नाम से मतलब ग्रीनविच के नाम से जाना जाता है। देशांतरों के बीच की दूरी खालिस्तान पर घटती जाती है, पश्चिम की ओर जाने पर घटती जाती है, पूर्व की जाने पर बढ़ती जाती है। ऊपर के मैप में भी आप देख सकते हैं इस चीज को। उत्तर ध्रुव वृत्त खालिस्तान गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तर ध्रुव उत्तरी गोलार्ध में। सो फ्रेंड्स, अब होता है चैप्टर समाप्त। ये आप खुद से देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसको एक बार देख लीजिएगा। सो हमारा क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 यहाँ ख़त्म होता है। थैंक यू।